सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र उदय सिंह स्टॉलिन और मंत्री ए राजा ने सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े बताया है, जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने एक ज्ञापन डीएम अलीगढ़ को सौंपते हुए राष्ट्रपति को भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि लंबे समय से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू युवा वाहिनी देश भर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। ये ज्ञापन सनातन धर्म के विरोध में आजकल आपने टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन और ए राजा पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने जो सनातन धर्म का विरोध करके और उल्टा सीधा बोला है, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और HIV से कंपेयर करा है, उसके विरोध में ही ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के लिए है, जो जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के बाद उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। हापुड़ घटना के बाद अलीगढ़ के अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को लगातार अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। वहीं आज अधिवक्ताओं ने हाथों में लाठी लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पुलिस को कड़ी चेतावनी भी दी। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारों के साथ अन्य पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। देखिए 29 तारीख को हमारे साथियों पर हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए। 15 दिन बीत गए, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक हमारा कोई हाल पूछने नहीं आया। हम लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ना तो कोई अधिकारी का तबादला हुआ, ना किसी का ट्रांसफर हुआ, ना सरकार ने आज तक हमारी सुध ली है। हमें कोई पूछना नहीं है, हमें कोई सुन नहीं रहा है। आगे की रणनीति है, जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी नहीं होता है और हमारी मांगें मानी नहीं जाती है, तब तक लगातार धरना जारी रहेगा। तो अलीगढ़ प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी अधिवक्ताओं को? अभी कोई आश्वासन नहीं है और जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। खबर गोंडा से है, जहां छात्र पंचायत के माध्यम से कनलगंज के उप जिलाधिकारी विशाल कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर छात्र पंचायत के संयोजक शिवम पांडे ने बताया कि आज हम सभी छात्र और अधिवक्ता ने मुंह पर टेप लगाकर मौन यात्रा निकालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल छात्र नेता सूरज शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनाया जाए ताकि हम छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। खबर आगरा से है, जहां डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जारी है। वहीं प्रमुख सचिव ने सभी जिले के नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कराएं और लगातार फॉगिंग भी करते रहें और गंदगी पर विशेष ध्यान देने को भी निर्देशित किया गया है। वहीं आगरा के शहीद नगर इलाके के लोगों का कहना है कि यहां नगर निगम से सफाई कर्मी नहीं आते और गंदगी का अंबार लगा रहता है। तमाम तरह की बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है। वहीं क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि कई बार पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जिसके बाद आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख सचिव के आदेशों पर हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं और हम इस प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए तैयार हैं। मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कोई सफाई वाला नहीं आता है। बहुत गंदगी रहती है, बच्चों को डेंगू, मलेरिया ये सब होता रहता है। कोई भी नहीं आता, ना झाड़ू वाला, ना निगम वाले, क्या भी ये पार्षद से सबसे कोई नहीं सुनवाई करता है। यहाँ पर तमाम जल भराव है, ये ऐसा ही भरा रहता है बिल्कुल। तो इसकी शिकायत पार्षद से या कोई अन्य पहले भी करिए, पहले भी आन के मीडिया वाले कर गए थे, पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। कभी नगर निगम वाले यहाँ पे दवा का छिड़काव करते हैं? कोई नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता। दवाई का छिड़काव कभी नहीं? पहले भी आए थे मीडिया वाले, बनाकर लेकर गए थे, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं आया। आते भी हैं तो अपनी मर्जी से काम कर जाते हैं।
प्रदेश में लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की तरफ से यहाँ फॉगिंग मशीन या फिर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है? नहीं आते हैं, कभी यहाँ पर नहीं किया गया? एक आध दफे बाई चांस आए हो तो आए हूँ, बरल यहाँ तो कभी नहीं देखे। रेगुलर नहीं आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल ही नहीं आते रेगुलर। छोटे छोटे से बच्चे काफी गंदगी में खेल रहे हैं। अब मजबूर हैं सर, क्या करा जाए, रहने ना भी नहीं पड़ी है। सब किराएदार ज़्यादा हैं, यहाँ मकानदार कम है, बचे गए सब परिवार वाले गरीब ही हैं यहाँ। इसकी शिकायत पार्षद से नहीं? अब पार्षद क्या है, यहाँ पे किसी से भी शिकायत कर दो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो पार्षद आप बने हुए हैं हमारे, जो इन्होंने सोचा भी है कि इसका पार्क का कुछ हो। क्या नाम है पार्षद का? कौन पार्षद है? पार्षद का क्या नाम है? जो है वो सफाई का फिर भी जो है वही हाल है। 50 बार कहने के बावजूद एक बार जो है आते हैं, नाली वाली जो है करके थोड़ी बहुत जो है निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। काफी पानी भर रहा है लगातार, डेंगू और मलेरिया वो तो भैया यहाँ पर जो है सभी को समस्या बनी हुई है, डेंगू भी है, मलेरिया भी है, बच्चों को जो है दिक्कत भी होती है। बच्चे ऐसी गंदगी में खेलते रहते हैं। भाई ये पार्क जो है अब से नहीं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इसको जो है ऐसी गंदा पड़े हुए है। तो क्या इसकी शिकायत पार्षद से या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से नहीं की जाती है? भैया वो लोग आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं कि जो है हम कराएंगे, हम बनवाएंगे, यहाँ पर कूड़ा डालना बंद कर दो। बहुत से लोगों ने जो है बंद कर भी दिया। अब जो है जैसे नगर निगम की जो गाड़ी आती है, ये स्थिति तो भैया काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो काफ़ी साल हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की। उस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं। आगरा में क्या स्थिति है मलेरिया और डेंगू को लेकर, हमारे साथ मौजूद हैं आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। आइए इनसे बात करते हैं आगरा की क्या स्थिति है, किस तरीके की तैयारियाँ हैं ताजनगरी आगरा में। अभी मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुक्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रत्येक ब्लॉक लेवल चिकित्सालय और प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों और SWC के लिए नोडल नामित किया है, जहां पर हम लोग निरीक्षण के दौरान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग, डेंगू जैसे अन्य किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है, उसके लिए वहाँ उपचार की क्या व्यवस्था है, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अगर किन्हीं गांव में यह सूचना प्राप्त होती है कि वहाँ पे ज्वर के ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे जो भी संक्रामक रोग की निरोधात्मक कार्रवाई हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, फॉगिंग की क्या स्थिति है, और जिसकी प्रतिदिन हमारे कंट्रोल रूम में रिपोर्ट भी प्राप्त होनी है। वर्तमान समय में आगरा जनपद में हमारे पास 29 केस अभी तक डेंगू के आ चुके हैं और इस समय स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, परंतु बुखार के केस, वायरल केसेस जहाँ पे भी हमें प्राप्त हो रहे हैं और जहाँ पे UDSP से केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उन सभी जगहों पे हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि किसी भी तरह से कोई भी अगर डेंगू का केस पॉजिटिव आता है तो उसका प्रसार, उसका संक्रमण हम हर हालत में रोक पाएं। लगातार देख रहे हैं सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए थे जो एंटी लार्वा और फॉगिंग स्प्रे किया जाए। क्या ताजनगरी आगरा में नगर निगम के द्वारा, अगर नगर निगम की बात करें तो क्या सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था है, जिससे अगर वहाँ व्यवस्था नहीं होती है तो स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें जो नियम है, जहाँ तक कि हमारे जो हॉट स्पॉट्स होते हैं उनमें तत्काल फॉगिंग की व्यवस्था की जाती है। जहाँ भी हम लोग को पॉजिटिव केसेस प्राप्त होते हैं, हम नगर निगम के साथ शेयर करते हैं और नगर निगम की टीमें वहाँ जाकर तत्काल कार्रवाई करती हैं। इसके अतिरिक्त तो रूरल में हमारे ग्राम प्रधान के पास सभी को फॉगिंग मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे कि वो रेगुलर अपने यहाँ ग्राउंड फॉगिंग और लार्विसाइडर का छिड़काव करा पाएँ। स्वास्थ्य विभाग जहाँ पे भी केसेस की आते हैं वहाँ पर वो अपना पूरी निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत फॉगिंग और लार्विसाइडर का छिड़काव करते हैं। आगरा में कितने केस हैं, लगभग क्या स्थिति है? आगरा में इस समय वर्तमान में अभी तक 29 केसेस आए हैं जो पूरी तरह ठीक हैं। इसमें एक केस अभी फतेहपुर सीकरी से ज्ञात हुआ था, जिसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाई, लेकिन वो हम लोग उसे डेंगू का ही मानकर हम लोग ने उसका पूरा निरोधात्मक पूरे गांव में गया। मैं स्वयं पूरी टीम के साथ गया था वहाँ पे देवयानी में, और वहाँ पे भी दिक्कत वहाँ पानी को लेकर थी, चूँकि वहाँ का शैलो वाटर है, 20 फीट की दूरी पे ही पानी उपलब्ध है, जो कि किसी भी कीटनाशक से इन्फेक्ट होने की पूरी गुंजाइश रहती है, परंतु फिर भी वहाँ पे ये मानते हुए कि कोई भी संक्रमण ना फैलने पाए पूरी निरोधात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, साफ तौर से आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है जो आगरा स्वास्थ्य विभाग है वो डेंगू मलेरिया को लेकर काफ़ी अलर्ट है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV आगरा।
खबर प्रयागराज से, जहां शकुंतला हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुपम जायसवाल की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज फ्री चिकित्सा शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 30 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। साथ ही कार्यक्रम में लॉयंस क्लब इलाहाबाद अनुपम के सदस्यों की सहभागिता भी रही। वहीं शकुंतला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उमा जायसवाल ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई महान काम नहीं है। एक लोग के रक्तदान से 4 जरूरतमंदों की जान बच सकती है। इसलिए पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए और अपने जनमानस की रक्षा करनी चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप जो हम लगाते हैं 12 सितंबर को, आज मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनुपम जायसवाल उनकी पुण्यतिथि होती है और ये हम जब से उनकी पुण्यतिथि हर साल ये लगाते हैं। उसमें हम जनरल हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन उनकी याद में, और वो बहुत नेक काम करते थे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग भी कुछ नेक काम नेकी के ऊपर चढ़ने में रहते हैं। उद्देश्य यह है कि जो एक बूंद होती है ना, बूंद बहुत ज़रूरी है जीवन देने के लिए। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि हम ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको कि जब ज़रूरत होती है ब्लड की, उनको ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। तो हमारा लॉयंस क्लब इलाहाबाद अनुपम जो है, अगर आप डोनेशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस समय तो हम लोग उपलब्ध करा देते हैं, भले आप बाद में डोनेट कर दीजिए। खबर अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव सहारा की है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन इंद्रधनुष के जरिए लगातार गांव में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां 0 से 5 साल के बच्चों को मुफ्त में टीके लगाए जा रहे हैं और साथ ही ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। इसी के जरिए तमाम तरह की बीमारियों से निजात दिलाने की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है। आम जनता को मिशन इंद्रधनुष को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे आगामी बीमारियों से निजात मिल सके। आज ना इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है। ये IMI के नाम से है। ये महीने में एक बार लगता है और 3 महीने लगातार चल रहा है। ये अगस्त से सितंबर और अक्टूबर। कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये आशा के घर के सामने लगाया है हमने, जहाँ पर पब्लिक आ सके आसानी से। तो इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे? इससे हमें जो 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हम टीके लगाएंगे। जिन बच्चों के टीके छूट भी गए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आसानी से। क्या नाम है आपको? मेरा अनुपमा सिंह नाम है। खबर कानपुर से है, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। गेस्ट हाउस में काम करने वाले नौकर को बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसके पैरों को, नाखूनों को उखाड़ लिया और कुत्ते से भी कटवाया, जिससे 50 वर्षीय नौकर की मौत हो गई। आपको बताते चले कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले बिट्टू, जिसकी उम्र 50 साल थी, वह एक गेस्ट हाउस में बतौर नौकर काम करता था, लेकिन वहां सैलरी कम होने की वजह से उसने काम छोड़ दिया था और पास के ही एक निजी अस्पताल में काम करने लगा था। लेकिन प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के मालिक का लड़का लगातार उसको अपने गेस्ट हाउस में काम करने के लिए दबाव बना रहा था। पशुओं ने आरोप लगाया कि 6 तारीख की शाम को गेस्ट हाउस संचालक ने बिट्टू को अगवा कर लिया। उसके बाद अपने अन्य अज्ञात साथियों को बिट्टू को पिटवाकर कुत्तों से भी कटवाया। बिट्टू के अधमरे हो जाने के बाद उन्हें घर के पास ही फेंक कर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपियों समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मिलकर एक कर्मचारी जिसका नाम बिट्टू वाल्मीकि है के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रावतपुर में एक मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 10/9/2023 को इस व्यक्ति की उपचार के दौरान हैलट अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत पुलिस ने पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के साथ में तथा वीडियोग्राफी के साथ में करवाया गया। इसके पश्चात पुलिस ने दबिश दी और दबिश के दौरान मुख्य अभियुक्त तेजस तथा उसके साथ ही 3 अन्य सह अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके साथ पूछताछ की जा रही है। उन्नाव के चर्चित कुलदीप सिंह सेंगर रेप कांड की पीड़िता ने वीडियो जारी कर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चाचा पर बतौर मदद मिली रकम को हड़पने का आरोप लगाया है। रेप कांड के पीड़िता ने वीडियो जारी कर खुद ही के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। चाचा, बहन और मां पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया कि उसे जो घर मिला था उसमें परिवार के लोग रहने नहीं दे रहे हैं। वह 8 माह की गर्भवती है। इस समय उसे पैसे की सख्त जरूरत है। उसे पैसा मिला था, उसे उसके परिवार वाले नहीं दे रहे हैं।
मजबूरन उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं माँ की रेप कांड की पीड़िता हूँ। मैं इस समय गर्भवती हूँ। 8 महीने का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, लेकिन मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। मेरे पति, जिन्होंने मुझे रेप पीड़िता का हाथ पकड़कर 7 फेरे लेकर शादी कर मेरे जीवन को आबाद किया, आज पैसों की लालच में मेरे चाचा महेश सिंह का परिवार मेरी और मेरे पति की जान का दुश्मन बन गया है। खबर फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र की है, जहां बीती 9 तारीख को 2 युवकों के ऊपर किए गए चाकू से हमले के मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी पहले से ही असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने मामूली सी बात पर शिवम और आलोक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि इस घटना में दोनों युवकों में से एक युवक की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मात्र 72 घंटे में पुलिस द्वारा कार्रवाई में तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। 8 सितंबर की रात को पल्ला थाना क्षेत्र के अंदर नवीन नगर चौकी के अंदर एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 615 दर्ज की गई थी, जिसमें एक युवक की हत्या हुई तथा एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जो दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। उसी एफआईआर के अंदर हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हैं श्री राकेश आर्य जी, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच की 4 टीम जो थी उनको निर्देश दिए गए थे इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी ट्रेस करने के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। उसी संबंध में हमारी जो क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप जिसके इंचार्ज हैं, पीएसआई दीपक लोहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने तीनों आरोपियों को, जिनमें से एक आरोपी का नाम मोहम्मद रजा है, दूसरे का नाम अजहर और गुगा है तथा तीसरे का नाम यामीन है। तो तीनों दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड, पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो है इसमें जो हत्या के अंदर प्रयोग किए गए जो हथियार थे उनको बरामद किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से, जहां बादशाह खान अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश में जुटी है। दरअसल फरीदाबाद के रहने वाले सुनील ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया था। रविवार को देर शाम उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और शाम को एक महिला उनके वार्ड में आई, जिसने उन्हें बताया कि वह अस्पताल के स्टाफ है और अस्पताल के वार्ड में घूमने लगी। तभी आरोपी महिला ने उनकी मां से कहा कि उनकी बहू के कपड़े बदलने हैं, जिसके बाद महिला उनके बच्चे को लेकर गायब हो गई। वहीं इस मामले में एसीपी महेश ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल से एक महिला बच्चे को चुराकर फरार हुई है, जिसकी सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। फिलहाल पीड़ित परिवार से शिकायत प्राप्त कर ली गई है और महिला और बच्चे की तलाश के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। सर, मेरा बच्चा सुबह यहाँ 7:30 बजे के आसपास यहाँ से चोरी हो गया सर। लेडीज ले गए उठा के। अच्छा, कब आए थे आप? कहाँ के रहने वाले हैं? कब बेबी हुई थी? सर, हम रात को आए हैं 10 तारीख को रात को हम यहाँ पे सर 2 बजे आए हैं। हाँ। 10 तारीख को। तो कल हम पूरा दिन यहीं पे थे, फिर रात में भी हम यहीं पे थे। डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी 10 तारीख को रात को हुई है सर, वही 3:36 पे। अच्छा, ठीक। फिर ये महिला कब आई? ये महिला सर ये आई है सर 11 तारीख को, वही 11 बजे के बाद, 11 बजे के आसपास में आई है सर। रात को आई थी? रात को आई। इसने बोला कि मैं यहाँ की हॉस्पिटल की ना, मतलब कि साफ़ सफाई वाली हूँ, मैं यहाँ के स्टाफ में ही रहती हूँ। ठीक है जी। और जो दिन में स्टाफ रहता है वो चला गया है, अब मेरी ड्यूटी नाइट में लगी है। तो मेरी मम्मी ने और मेरी वाइफ मैंने भी, दोनों ने ना सर उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ वो यहाँ पे रही, मेरे वार्ड में थी, वहाँ पे सबसे बातचीत कर रही थी। तो किसी को भी नहीं पता था कि मतलब कि सबने सोच लिया कि हाँ ये यहीं पे साफ़ सफाई वाली ही है। ठीक है सर। तो अपना रही पूरी रात, वो भी जागी और मेरी वाइफ भी पूरी रात जाग रही थी। जागने के बाद मेरे बच्चे को गोदी में खूब खिला रही थी, सब कुछ कर रही थी, खिलाते फिर सवेरे मैं नीचे सो रहा था ना सर, तो मैंने सवेरे
उठ के आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा अपने बच्चे से मिल लूँ। मैं अपने बच्चे से मिलने गया, मिला वहाँ पे, आधे घंटे तक मैं उसके साथ था। उसके बाद मम्मी से मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मैं थोड़ा नीचे से मुँह धो के आता हूँ। मैं चला गया मुँह धोने सर। तो जब मैं मुँह धोने चला गया तो चाचा भी थे मेरे साथ। चाचा, मैंने बोला चाचा, मैंने कहा चाचा चलो थोड़ी सी चाय पी लो। तो मैंने चाचा ने एक वहाँ पे चाय पिया। जब मैं यहाँ से नीचे गया था ना सर, तो उसी टाइम जब मैं चला गया तो लेडीज़ ने सोचा कि मतलब इसका आदमी तो चला ही गया है। और इसकी मम्मी को मैं बोलूँ, उसने बोला मेरी मम्मी से कि तुम जाके ना अपनी बहू को थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करवा दो। और मैं बच्चे के पास बैठी हूँ, मेरी भी छुट्टी होगी, 10-11 बजे छुट्टी होगी मेरी। तो मम्मी भी सोची कि हाँ ये यहीं की है तो चलो ठीक है भाई। मम्मी चले गए, उसको मेरी वाइफ को चले गए कपड़े वपड़े चेंज करवाने। कपड़े चेंज करवा के जैसे आई तो वो मेरा बच्चा भी नहीं था और वो लेडीज़ भी नहीं थी। हाँ, एक ये रविवार की रात को एक महिला दाखिल हुई थी डिलीवरी के लिए, और उसका जो है सोमवार की करीब सुबह 3:30 बजे सुबह उसका डिलीवरी हुई, लड़का पैदा हुआ। और उसके जो है आज मंगलवार सुबह में ये सूचना प्राप्त हुई कि उसका बच्चा जो है कोई अनजान महिला लेकर चली गई है। तो इसके जो चोरी हुई है इसके लिए हम पुलिस को रिपोर्ट कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और जो इसके लिए हमने इंक्वायरी मांग की है, जांच करा रहे हैं। कमेटी गठित कर दी गई है और वो सभी जांच के लिए बुला लिए गए हैं कि पता लगाने के लिए कहाँ किस प्रकार का कोई गलती जो कोई हमारे स्टाफ से यदि हुई है। इसके अलावा इतना तो है ज़रूर कि भाई वो अनजान व्यक्ति को उन्होंने बच्चा दिया जो कि वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और हम बाकी जांच करा रहे हैं और पुलिस अपना काम पर लगी है कि जल्द से जल्द बच्चा जो चोरी हुआ है उसका पता लगाया जाए। ये 7:30-8 बजे की बात है। मैं बाथरूम करने गई, सासू माँ साथ गई। उसके बाद वो कह रही कपड़ा पकड़ लो, तो मैंने कहा कि कपड़े रख दो, तुम जाओ बाबू के पास, हम कपड़े बदल के आ रहे हैं। और उसके बाद वो रूम में आई तो उसे फिर वो बोले कि बहू के साथ जाओ, नहीं कहीं गिर आ जाएगी। और इतने में वो हमारे पास आई कि वो बच्चा लेके भाग गई। कौन थी वो, कब से थी आपके पास? वो 12-1 बजे की समय से। हाँ, रात में आई थी, टहलती रही। आपके आसपास ही रही? आसपास ही रही, बगल वाले बेड पे बैठी थी। बच्चा लिया भी तो मैंने सारी रात जगी उसके साथ। संडे इवनिंग में एक लेडी डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, अनीता नाम है उसका, और अनंतपुर डेयरी में वो रहते हैं। वैसे रहने वाले बाराबंकी यूपी के हैं। तो सोमवार को सुबह 3:30 बजे करीब लड़का पैदा हुआ उनको। तो सोमवार की शाम को एक लेडी आती है यहाँ पे और वो इनसे कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है और पूरी रात उनके साथ रहती है। सुबह मौका देखकर और वो उस बच्चे को लेके चली जाती है। खबर अलीगढ़ रेलवे जंक्शन माल गोदाम की है, जहां लेदर की बेल्ट बेचकर अपना पेट पालने वाले एक गरीब युवक को माल गोदाम पर रहने वाले दबंग नशेड़ी युवक ने बेरहमी से मारपीट करते हुए उसका हाथ तोड़ डाला, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं जीआरपी पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देते हुए घायल युवक ने बताया कि देर रात अलीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर माल गोदाम पर वो अपनी बेल्ट बेचने आया था। इसी दौरान वहां मौजूद एक नशेड़ी युवक ने जबरन उसे बेल्ट छीनने का प्रयास किया। जब इस बात का विरोध किया तो युवक उग्र हो गया और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करने लगा। घटना की जानकारी उसके द्वारा जीआरपी पुलिस को दी गई, तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रैफिक पुलिस का गजब कारनामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में रहने वाले नीरज कुमार के 2 व्हीलर वाहन का चालान उस वक्त आ गया जब वाहन घर पर खड़ा था। आपको बता दें कि गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड से आ रही ट्रैक्टर का फोटो खींचकर 5000 रुपए का चालान कर दिया। आखिर एक ही नंबर प्लेट के 2 वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि पीड़ित युवक की 2 पहिया वाहन थी। पीड़ित ने गाजियाबाद पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने
उन्होंने बताया कि गलती से यह चालान हो गया है, आप पुलिस लाइन जाकर इसे सही करवा लें। पीड़ित का आरोप है कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस ट्रैफिक ऐप का गलत फायदा उठाते हैं और गलत चालान करके आमजन को परेशान करते हैं। मामला ये है, मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है हाँ। और उसका चालान कट गया, जबकि मेरे पास चालान का मैसेज अभी आया है जी। और चालान में ट्रैक्टर की फोटो आ रही है, जबकि मेरे पास तो 2 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर का चालान कैसे हो गया मेरा? जी। मेरे पास ट्रैक्टर कहाँ से आ गया? जी। और 1 नंबर के 2 वाहन कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? इस चीज को प्रशासन को देखना चाहिए। इस चीज से कल कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हुई तो आप मेरे पे डाल दो, इस बात है तो जी। ऊपर से मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हो कि आप घंटाघर जाओ, वहाँ पे ITO ऑफिस है, वहाँ पे जाकर शिकायत करो। बाई मिस्टेक हो गया, भाई बाई मिस्टेक मैं क्यों करूँगा? शिकायत तो आप करो ना, जब आपने चालान काटा तो किस वजह से काटा है? अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।